सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाने के बाद टर्म 2 के कॉपीज के रीचेकिंग के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट में लास्ट में सीबीएसई ने एक ऐसी बात बोली है जिसको आप लोग सुन लेंगे तो रीचेकिंग करवाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो ये पूरी अपडेट क्या है समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी ये है सर कि बिल्कुल रिसेंटली सीबीएसई ने क्लास 10th के रिजल्ट्स अनाउंस किए और रिजल्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अच्छा रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने टर्म 2 के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टर्म 2 में अपने एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए हैं। तो इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं इनके दिमाग में चल रहा है, यार ऐसा हो सकता है कि टीचर ने चेक तो कर दिया लेकिन वहां पे नंबर देना भूल गया। यार ऐसा हो सकता है सब कुछ अच्छे से चेक हुआ है लेकिन नंबर जोड़ने में गलती हुई है, नंबर के टोटलिंग में गलती हुई है। सर सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि यार मेरी जो कॉपी चेक हुई है ना, वो चेक्ड कॉपी की अगर एक फोटो कॉपी मुझे मिल जाती, उस चेक्ड कॉपी की अगर एक जेरोक्स कॉपी मुझे मिल जाती तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाता कि कैसी चेकिंग हुई है। अगेन ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आप अपनी चेकिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है यार ये चेकिंग सही नहीं हुई है, मेरी चेकिंग दोबारा होनी चाहिए, किसी और टीचर के द्वारा होनी चाहिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। कहानी में क्या क्या बोला गया है समझते हैं बारी बारी से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आपके टर्म 2 के कॉपीज के रीचेकिंग के रिगार्डिंग सीबीएसई ने रिसेंटली एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली है। क्या बातें हैं समझते हैं। पहले पैराग्राफ में सीबीएसई ने यह बोला कि आपकी कॉपीज की चेकिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके का एरर ना हो, किसी भी तरीके की गलती ना हो। इस चीज़ का सीबीएसई ने बहुत यहाँ पे ध्यान दिया है। हर स्टूडेंट की कॉपी लीनियंट तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के चेक हो। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि टर्म 2 के मार्क्स उनके वैसे नहीं हैं जैसा वो सोच रहे थे, तो यहां पे सीबीएसई तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, क्या क्या बात पहुंचा सकते हैं समझते हैं। तो सीबीएसई ने यहां पे रीचेकिंग अप्लाई करने के लिए 3 कंडीशंस आपको दी है। पहली सिचुएशन है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की। मतलब क्या सर, तो समझना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉपी चेक तो हुई लेकिन हो सकता है एग्जामिनर कहीं पे नंबर देना भूल गया हो, या फिर नंबर की जो टोटलिंग हुई है उसमें कोई गड़बड़ हुई हो, अगर इस टाइप का आपको डाउट है तो आप पहली कैटेगरी यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी क्या है, तो आपकी जो कॉपी चेक हुई है उस चेक्ड कॉपी का अगर आपको फोटो कॉपी, अगर आपको जेरोक्स मंगवाना है सर, तब आप इस सेकंड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी क्या है सर, तो अगर आप अपनी चेकिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको अपनी कॉपी फिर से एक बार चेक करवानी है किसी और फैकल्टी से, तो उस सिचुएशन में आप थर्ड वाली कैटेगरी यानी कि री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे रीचेकिंग में अप्लाई करने की 3 कंडीशंस आपको गिवन है। आप चाहो तो तीनों में से किसी एक कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो तीनों की तीनों कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 3 में से किसी 2 कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने की पूरी कहानी क्या है इसको अच्छे से समझते हैं, बड़े ध्यान से ये पॉइंटर सुनिएगा। पहले पॉइंटर में ये बोला गया है कि आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करो। आप जो भी अप्लाई करोगे वो सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑफलाइन कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। अगेन फर्स्ट पॉइंट में यह भी बोला गया है कि हर कैटेगरी के अप्लाई करने का एक विंडो पीरियड है, एक टाइम इंटरवल है। जैसे एग्जांपल के लिए पहली कैटेगरी वाले इस दिन से इस दिन के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी वाले इस दिन से इस दिन के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हर कैटेगरी के अप्लाई करने का एक टाइम इंटरवल है, कुछ दिनों का विंडो पीरियड है, उसी में तुम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाहर अप्लाई करोगे तो सीबीएसई आपकी बात नहीं सुनेगी। अगेन फर्स्ट पॉइंट में यह भी बोला जा रहा है सर कि आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो उसकी एक
प्रोसेसिंग फी है जो कि आपको सीबीएसई को देनी पड़ेगी। यानी कि आप फ्री में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है उस कैटेगरी की कोई पर्टिकुलर प्रोसेसिंग फी है जो आपको सीबीएसई को देनी पड़ेगी, और ये प्रोसेसिंग फी भी आपको ऑनलाइन ही देनी है सर। यही बात यहां पे आपको बोली गई है सर। तो फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोसेसिंग फी हर कैटेगरी की डिसाइड हुई है ये आपको ऑनलाइन मोड में ही देनी है, ऑफलाइन नहीं देनी है। यानी कि आप अपनी प्रोसेसिंग फी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से दे सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन वाले इन मोड से दे सकते हो, आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते सर, आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते सर। यानी आप सोचो कि मैं पोस्टल ऑर्डर से पैसे भेज दूं सीबीएसई को, मैं डीडी से भेज दूं, मैं मनी ऑर्डर से भेज दूं, चेक से भेज दूं, मैं कैश से भेज दूं, तो नहीं हो सकता है। जो भी अप्लाई होगा, चाहे वो एप्लीकेशन हो या प्रोसेसिंग फीस का देना हो, सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही होगा सर। तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो आपको एक बार में ही डिसाइड कर लेना है कि आप जो भी अप्लाई करने वाले हो वो एक सब्जेक्ट के लिए होगा या मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए होगा। ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है सर, एक सब्जेक्ट के लिए होगा या मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए। यानी कि अगर आप ऐसा सोचो कि चलो यार मैं अपने मैथ्स के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो आज मैं मैथ्स के लिए अप्लाई कर देता हूं, कल इंग्लिश के लिए करूंगा, तो ये नहीं करना है। जो भी करना है एक ही बार में सोच के करना है। यानी एक ही साथ डिसाइड कर लो कि एक सब्जेक्ट का है या मल्टीपल सब्जेक्ट का है, तो जो भी होगा एक ही साथ होगा। यानी कि अगर आप पहली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो एक ही बार में एक ही एप्लीकेशन में बता दो, अलग अलग एप्लीकेशन नहीं दे पाओगे सर, एक ही एप्लीकेशन हर कैटेगरी में आपका अलाउड है, इस बात को याद रखना सर। इस वाले फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया है सर, तो यहां पे बोला जा रहा है कि जब आप अप्लाई करोगे तो पूरा काम होने में, पूरी प्रोसेसिंग होने में थोड़ा समय लग सकता है। इस समय पे सीबीएसई का कोई कंट्रोल नहीं है, तो रीचेकिंग के बाद आपके मार्क्स आने में अच्छा खासा टाइम जा सकता है। तो अगर टाइम लग रहा है तो बाद में सीबीएसई को मत बोलना, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही वार्न कर दिया है कि इस प्रोसेस में थोड़ा समय जा सकता है, इस पे सीबीएसई का कोई कंट्रोल नहीं है। अब यहां पे ना 6th और 7th पॉइंट बहुत काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब आप सभी के मन में यह चल रहा होगा यार रीचेकिंग बढ़िया है, अप्लाई कर देते, लेकिन समझ जाओ यहां पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि अगर आप रीचेकिंग में जाते हो तो कोई जरूरी नहीं है मार्क्स बढ़ ही जाए, घट भी सकते हैं। तो घट भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा भैया, इस चीज को दिमाग में रखना कि आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। और एक बार आपने अप्लाई कर दिया और मार्क्स कम हो गए तो अब एक नए मार्क्स आपको भेजे जाएंगे, नई मार्कशीट आपकी बनेगी, आपसे पुरानी मार्कशीट बुलवा ली जाएगी सर, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं सर, इस चीज को दिमाग में रखना। अगेन 7th पॉइंट में बोला गया है कि जब आपके मार्क्स चेंज होंगे, यानी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पुरानी वाली मार्कशीट आपसे सीबीएसई मंगवा लेगा, आपको एक नई वाली मार्कशीट देगा। तो बढ़ गए तो बढ़िया है, घट भी सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यहां पे ये कहानी थी। बाकी हर एक पर्टिकुलर जो 3 कैटेगरी है उसमें अप्लाई करने की क्या कहानी है, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या विंडो पीरियड है, ये मैं आपको अगले वीडियोस में तुरंत अभी बता दूंगा सर, इस बात को दिमाग में रखना। अब यहां पे मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों से ये रहेगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है यार कि 20 मार्क्स का फर्क है, यानी मैंने 80 एक्सपेक्ट किया था, 60 आए हैं, यानी अगर आपको 20 मार्क्स के आसपास का फर्क लग रहा है ना, 15-20 मार्क्स चलो ले लो, तो उसी सिचुएशन में अप्लाई करना। क्योंकि अगर आपको लग रहा है यार 4-5 मार्क्स का फर्क है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में, सर 10 मार्क्स का फर्क है, तब अप्लाई मत करना, क्योंकि इस बात को याद रखना मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से कम 15-20 मार्क्स कम है, तभी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना, वरना मत करना। ये प्रिंस सर का पर्सनल सजेशन रहेगा। तो इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हो चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।